कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की की माँ हमेशा उसके आसपास मंडराने वाले लड़कों को पैसे देकर भगा देती थी। ये देखकर मेरे मन में लालच आ गया ताकि उसकी माँ मुझे भी पैसे देकर भगा दे। मैं उसका पीछा करने लगा और बाहर भी ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे हम दोनों साथ हैं। उसकी माँ सचमुच झांसे में आ गई और मुझे पैसे लेकर उसकी बेटी से दूर रहने को कहा। इसलिए जब मैं कुछ समय तक कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से दूर रहा तो उसकी माँ बहुत संतुष्ट हुई और मुझे बाकी के पैसे देने वाली थी। लेकिन जैसे ही मैंने बैंक कार्ड निकाला, अचानक शेन बायू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं सोच रही थी, तुमने अचानक मेरा पीछा करना क्यों छोड़ दिया? फैंग शिउ, मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो? जीना नहीं है क्या? टी रूम में शेन की माँ ने बैंक कार्ड एक पीले बालों वाले लड़के के सामने सरका दिया। ये पैसे लो और मेरी बेटी से दूर हो जाओ। पीले बालों वाला लड़का सिर ऊंचा किए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। आंटी, क्या आपको लगता है कि पैसे मेरे बुयू के लिए प्यार को बुझा सकते हैं? अगर तुम मेरी बेटी के पीछे पड़े रहे तो मैं तुम्हें जिंगशी से गायब कर दूंगी। पीले बालों वाला लड़का एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसने तुरंत वो बैंक कार्ड पकड़ लिया। जा रहा हूं तो जा रहा हूं, इतना कहकर वो बिना पीछे देखे भाग गया। मैं बगल में चाय की केतली पकड़े खड़ा था। एक्साइटमेंट में मेरे हाथ कांप रहे थे। सिर्फ 2 बातें की और 50 लाख मिल गए। मैंने नीचे अपनी वर्क यूनिफॉर्म की तरफ देखा। घंटे के 250, हफ्ते में 3 बार, हर बार 3 घंटे, 1 महीने में 8000। लोग सिर्फ मुंह चलाकर ही पैसे कमा लेते हैं, तो फिर मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं? मैं सोच में पड़ गया। स्कूल लौटने के बाद मैंने तुरंत फाइनेंस डिपार्टमेंट की किताबें डाउनलोड की, फिर खुद को संवारना शुरू किया। आखिर में एक लेटर पेपर खरीदकर शेन बुयू को एक लव लेटर लिखा। मैंने लिखा कि मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया है। मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि खुद को रोक नहीं सकता। इसके लिए मैंने बहुत सारी लव पोएम्स भी कॉपी की ताकि इस प्यार की गहराई बढ़ जाए। लिखने के बाद मैं उसे ढूंढने उसकी क्लास में गया। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। मुझे बस शेन बायू का पीछा करना था, फिर उसकी मां से 50 लाख मिल जाते। यही मेरा काम था। क्लासरूम पहुंचते ही मैंने एक नजर में शेन बायू को देख लिया। वो पीछे की खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। उसके आसपास उसकी कई रूममेट्स बैठी थीं। हर एक किसी अमीर परिवार की बेटी थी। इस समय वे सब गंभीर चेहरे के साथ गेम खेल रही थीं। मैं सीधे जाकर शेन बुयू के बगल में बैठ गया। उसने अपनी व्यस्तता के बीच मेरी तरफ देखा। उसकी नजर बहुत तेज थी, जैसे किसी ने उसके इलाके में घुसपैठ कर दी हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मन ही मन खुद को हिम्मत दी। शेन बुयू, चिंता मत करो, मैं बेकार में सिंप नहीं बनूंगा, खाली हाथ भी नहीं जाऊंगा। क्लासमेट, यहां कोई बैठा है? उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो गेम खेलती रही। मैंने इसे उसकी सहमति मान लिया, फिर अपनी जैकेट उतारी और उसके पास खिसक गया। इस दौरान मैंने अनजाने में अपने एब्स भी दिखा दिए। फिर उसके कान के पास जाकर अपना परिचय दिया। फंग शिउ, लॉ डिपार्टमेंट, 2nd ईयर। वो बर्फ की तरह ठंडी रही। मेरी बात पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आसपास के लोग चुपके से हमारी तरफ देखने लगे। उनकी नजरें अजीब थीं, जैसे किसी सर्कस के जोकर को देख रहे हों, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। जब तक ये बात उसकी मां के कानों तक पहुंच जाए, मैं सफल हो जाऊंगा। क्लास की घंटी बजी। उसने फोन बंद किया और ध्यान से लेक्चर सुनने लगी। मैंने चुपके से लव लेटर उसकी किताब में रख दिया। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली, मुझे नजरअंदाज किया। उसने मना भी नहीं किया। मौका था। मैंने तुरंत बात आगे बढ़ाई। शेन, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम धीरे धीरे होने वाले प्यार पर विश्वास करती हो? उसने हल्का सा अपनी भौं उठाई। उसने मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा, फिर चुपचाप थोड़ा सा किनारे खिसक कर बैठ गई। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारा यही ठंडा स्वभाव पसंद है। उसके बाद कुछ समय तक मैं बिल्कुल किसी स्टॉकर की तरह हो गया। वो जहां जाती मैं उसके पीछे चला जाता। वो सुबह की क्लास में जाती तो मैं उसके लिए नाश्ता खरीद कर साथ क्लास जाता। वो क्लास के बाद हॉस्टल लौटती तो मैं नीचे उसका इंतजार करता। कई बार उनके घर की आंटी कपड़े लेने आती थी। मैंने कहा, आंटी, गंदे कपड़े लेने आई हैं? आगे से मैं ही धो दिया करूंगा, आप मत आया कीजिए। आंटी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुड़कर शेन बुयू से कहा, तुम्हारे घर वाले चैरिटी भी करते हैं? एक बहरी गूंगी आंटी को नौकरी पर रखा है। धीरे धीरे शेन बुयू की रूममेट्स भी मुझसे प्रभावित होने लगी, क्योंकि मैं अक्सर उनके हॉस्टल के लिए खाने पीने की चीजें खरीद कर लाता था। यहां तक कि उनके लिए दूसरे कैंटीन का ब्रेज्ड लायंस हेड भी लाइन में लगकर लाता था। ब्रेज्ड लायंस हेड बहुत पॉपुलर डिश थी।
उसे लेने के लिए काफी देर लाइन में लगना पड़ता था। ये अमीर घरों की लड़कियां लाइन में लगकर खाना लेना पसंद नहीं करती थीं, इसलिए मुझे उनके हॉस्टल में आने की इजाजत मिल गई। उसे हॉस्टल कहना ठीक नहीं होगा, असल में पूरी बिल्डिंग ही अमीर छात्रों के लिए बनी हुई थी। उसके बाद मैंने 1 महीना और लगाया उन्हें मनाने में कि आगे से हॉस्टल की सफाई मैं करूंगा। ये कदम बहुत जरूरी था। मैं शेन बायू के और करीब पहुंच गया। जब भी शेन बुयू लैपटॉप खोलकर काम करती, मैं उसके पास बैठ जाता। वो मुझे नजरअंदाज करती लेकिन मना भी नहीं करती। मैं बैठा रहता, मैं उसे देखता रहता। वो लैपटॉप देखती रहती, ये सोचकर कि आगे चलकर उसकी मां मुझे 50 लाख देकर भगा देगी। मेरा मन खुश हो जाता। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ऐसे बोरियत नहीं होती? मैं गाना गा सकता हूं, तुम्हारे लिए एक गाना गाऊं? नहीं। तो एक कहानी सुनाऊं? नहीं। तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। तुम अपने पीछे पड़े इंसान को बिल्कुल नहीं जानोगी। उसने फिर भी मना कर दिया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने सीधे अपनी खूबियां गिनानी शुरू कर दी। मुझे लगता है हम दोनों बहुत अच्छे मैच हैं। मैं लॉ डिपार्टमेंट का सबसे हैंडसम लड़का हूं। तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की हो। बाद में हम जहां भी जाएंगे लोग हमें देखकर जलेंगे। तुम हर समय चुप रहती हो, बहुत कोल्ड हो। मैं बहुत बातें करता हूं, बहुत पैशनेट हूं। हम दोनों साथ होंगे तो एक दूसरे की कमी पूरी कर देंगे। मैंने उसे अपने जीवन के सबसे शानदार पलों के बारे में भी बताया। आखिर में वो तंग आ गई और उसके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, चुप रहो। लेकिन जब भी मैं उससे पूछता क्या खाना है, वह जवाब देती, फांगशू, मेरा 3 फ्रेश नूडल्स खाने का मन है। 3 फ्रेश नूडल्स चौथे कैंटीन में मिलती थी, जो दूसरे कैंपस में था, लेकिन मैं फिर भी तुरंत उठकर उसके लिए ले आता था। इस तरह कई महीने बीत गए। अगर कहो कि उसे पटाना आसान था तो सच में मुश्किल था। अगर कहो कि मुश्किल था तो भी पूरी तरह नहीं। वो सिर्फ वही सुनती थी जो वो सुनना चाहती थी। क्लास में उसके पास किसी और को बैठने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं हर दिन उसके बगल में बैठकर उसे परेशान कर सकता था। मैं खुलेआम उसके हॉस्टल में भी आ जा सकता था। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं खाना खाते खाते ड्रामा देखना चाहता हूं, तो उसने अपना लैपटॉप मुझे दे दिया। कभी कभी कोई शर्मनाक सीन आता तो वो अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लेती। मैं समझ नहीं पाता था वो सीन देख रही है या मुझे। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी रूममेट लुओ किंगयुए मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा, फैंगशू, बुयू का बर्थडे आने वाला है। मेरी आंखें चमक उठीं। मौका आ गया। इस बार मैं जरूर एक बहुत बड़े स्तर का कन्फेशन करूंगा। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ने से उसकी मां पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इस बार कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि कम पैसे में कन्फेशन कैसे करें। आखिर में मैंने तय किया कि प्लेग्राउंड में मोमबत्तियों से एक स्टार बनाऊंगा और बीच में हम दोनों के नाम रखूंगा। जितना बेवकूफी भरा हो सकता था उतना ही। उसके बर्थडे से एक रात पहले मैंने लुओ किंगयुए और बाकी लड़कियों से कहा कि वे शेन बुयू को प्लेग्राउंड ले आएं। उसने देखा और मुड़कर चल दी। मैं जोर से चिल्लाया, रुको, अभी एक सरप्राइज बाकी है। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस घटना के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अच्छी बात यह रही कि स्कूल के कर्मचारी आ गए और फायर एक्सटिंग्विशर से सारी मोमबत्तियां बुझा दी। मैं भी एक तरफ माफी मांगता रहा और दूसरी तरफ उनकी मदद करता रहा। अगले दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया। सामने वाले ने अपना परिचय मिसेस शेन की सेक्रेटरी के रूप में दिया। मिसेस शेन मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। ठीक है, मैं अभी आता हूं। वही टी रूम। मिसेस शेन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम ही हो जो मेरी बेटी को लगातार परेशान कर रहे हो? मैंने पूरी गंभीरता से कहा। आंटी, ऐसा मत कहिए। हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने नफरत से भौहें सिकोड़ लीं। फिर बैंक कार्ड मेरी तरफ सरका दिया। यहां 50 लाख हैं। मेरी बेटी को छोड़ दो। ये देखकर मैंने मन की खुशी दबाई। फिर जबरदस्ती आंखों में कुछ आंसू ले आया। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने तो मुझसे शादी करने की बात भी कही है। मेरी बात सुनते ही मिसेस शेन का चेहरा बदल गया। शादी? जरा अपनी औकात देखी है। तुम मेरी बेटी के लायक हो। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया। आंटी, ऐसा मत कहिए। अगर आपकी बेटी मुझे पसंद करती है तो मुझ में कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। वो एक पल के लिए चुप रह गई।
फिर उन्होंने रकम बढ़ा दी। अगर तुम उसे छोड़ दो और उससे ब्रेकअप कर लो तो बाद में मैं तुम्हें और 50 लाख दूंगी। मैंने तुरंत बहुत बेबस होने का अभिनय किया। ऐसा नहीं कि मुझे पैसों की परवाह है। अगर हमें घर वालों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हमारा प्यार भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आंटी, क्या हम अग्रीमेंट साइन करें? आप साफ साफ लिख दीजिए कि यह गिफ्ट है। मिसेस शेन ने घृणा से मेरी तरफ देखा। हमारे शेन परिवार से जो चीज एक बार दे दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती। जल्दी मेरी बेटी से ब्रेकअप करो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं खड़ा हुआ। मेरे मन में खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक है। फिर मैंने मोबाइल निकाला और शेन बायू को कॉल कर दिया। 2 रिंग के बाद उसने कॉल उठाया। उसने सीधे कहा, मैं दोपहर में 3 फ्रेश नूडल्स खाना चाहती हूँ। उसकी आवाज हमेशा की तरह अच्छी थी, लेकिन अब मेरे पास 50 लाख थे। मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं फोन पर जोर से बोला, तुम्हें बस खाना ही सूझता है। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। हम दोनों का यहीं खत्म। कॉल काटने के बाद मैंने तुरंत वीचैट डिलीट कर दिया और बिना रुके वहां से चला गया। बैंक पहुंचकर मैंने अचानक अपना माथा पीटा। मैं पासवर्ड पूछना ही भूल गया था। तभी सेक्रेटरी का मैसेज आया। उसमें पासवर्ड लिखा था। 50 लाख मिलने के बाद मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी और विदेश जाकर पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। पहले पैसों की कमी की वजह से यह छोड़ करना पड़ा था। अब पैसे थे तो मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। मेरे रूममेट्स ने हैरानी से पूछा, तुम तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की उस आइस क्वीन का पीछा कर रहे थे, अब हर दिन हॉस्टल में पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मैं हंस दिया। पटा नहीं पाया, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उसका पीछा छोड़ दिया तो शेनबुयू बार बार मेरे आसपास दिखाई देने लगी और मैं हर बार ऐसे निकल जाता जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। उसकी रूममेट लुओ किंग्युए मेरे पास आई। ब्रदर फैंग, बुयू बस ईगो की वजह से तुमसे माफी नहीं मांग पा रही। वो तुमसे नफरत नहीं करती। थोड़ा और कोशिश करो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। मैंने हाथ हिलाया। छोड़ो, जबरदस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं होता। अब मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। आखिर में लुओ किंग्युए अजीब सा चेहरा बनाकर चली गई। मुझे लगा बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन 2 दिन बाद शेन बुयू हमारे लॉ डिपार्टमेंट की क्लास में आ गई और आकर मेरे बगल में बैठ गई। मैं तुरंत घबरा गया। मुझे डर था कि कहीं उसकी माँ का कोई आदमी देख न ले और ये न समझे कि मैंने अग्रीमेंट तोड़ दिया। वो असहज होकर हल्का सा खंखारी। उस दिन, सॉरी, मैं बस नहीं चाहती थी कि लोग हमें घेर कर देखें। मैं उसकी बात सुनकर ठिठक गया। उसने माफी मांगी। मुझे भी कहना पड़ा, बहुत ज्यादा दिखावा मैंने ही किया था। तुम्हें परेशानी हुई? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं। अगर तुम्हें पता था कि गलती तुम्हारी थी तो फिर तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? ऐसा लग रहा है जैसे गलती मेरी हो। मैंने मन की बेबसी दबाई और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वो वैसे भी कम बोलती थी। मैंने बात नहीं की तो वो भी चुपचाप मेरे पास बैठी रही। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ऐसे नहीं चलेगा। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लॉ डिपार्टमेंट की क्लास पढ़कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। उसने पोडियम पर रखी मैरिज लॉ की किताब की तरफ देखा। क्या पता आगे चलकर काम आ जाए। क्लास खत्म हुई। दोपहर हो चुकी थी। वो खड़ी हुई और मुझसे पूछा, साथ चलकर खाना खाएं? मैंने उसकी तरफ देखा और सीधे कहा, असल में अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम समझ सकती हो। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैंने झेंपते हुए सिर खुजलाया। सॉरी। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, मुड़ी और चली गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखकर ठंडे पसीने में भीग गया। फिर सोचा, छोड़ो, विदेश से पढ़कर लौटूंगा, बहुत पैसे कमा लूंगा, फिर उसकी मां को पैसे लौटा दूंगा। उसके बाद शेन बुयू ने सचमुच मुझसे बात करना बंद कर दिया। स्कूल में उसकी रूममेट्स भी नहीं दिखी और कोई मुझे समझाने भी नहीं आया। कभी कभी मुझे ये सब बड़ा अजीब लगता था। अच्छा हुआ उसकी मां समय पर आ गई, वरना वो इतनी आसान थी कि अगर सच में उसे पा लेता तो उसे और ज्यादा दुख पहुंचता। लेकिन 2 महीने बाद एक दिन सीढ़ियों में हमारी अचानक मुलाकात हो गई। अनजाने में हमारी नजरें मिल गईं। अब अनदेखा करना भी मुमकिन नहीं था। उसने मुझे देखा, फिर बिना कुछ कहे ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ गई। मेरे मन में थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा, उसके पहले भी इतने सारे चाहने वाले थे। मैं तो उनमें कुछ भी नहीं था, ज्यादा से ज्यादा एक मुफ्त का काम करने वाला।
मैं उसकी चिंता क्यों कर रहा हूं? 1 महीना और बीत गया। फिर मिसेस शेन ने मुझे दोबारा बुलाया, वही टी रूम। इस बार उनका रवैया पहले से थोड़ा नरम था। उन्होंने मेरी तरफ सिर हिलाया। तुमने अपना वादा निभाया? फिर उन्होंने बैंक कार्ड मेरी तरफ सरका दिया। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा, लेकिन अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मिसेस शेन नहीं थी, वो शेन बायू थी। उसने ठंडी नजर से मुझे देखा। मैं सोच रही थी कि तुमने अचानक मेरा पीछा करना क्यों छोड़ दिया। तो वजह ये थी, तुमने मेरी माँ के पैसे ले लिए थे। ये देखकर शेन की माँ तुरंत बोली, बेटी, इस आदमी के बहकावे में मत आना, इसे सिर्फ पैसे चाहिए। ये पहले इसी टी रूम में पार्ट टाइम काम करता था। हर बार जब मैं तुम्हारी छोटी बहन के चाहने वालों को पैसे देकर भेजती थी, ये वहीं मौजूद रहता था। मुझे लगता है इसे लगा कि तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान होगा, इसलिए तुम्हें धोखा देने आ गया। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। तो शेन बायू की एक छोटी बहन भी है, और जिन लोगों को पैसे देकर भेजा जाता था वे उसकी छोटी बहन के चाहने वाले थे। उसी समय शेन बुयू अचानक मेरे कान के पास आकर बोली, फैंगशू, क्या तुम जीना नहीं चाहते? मुझसे धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद मुझे बाकी के पैसे नहीं मिले। शेन बुयू मुझे सीधे वहां से खींच कर ले गई। जाने से पहले उसने शेन की मां से कहा, मेरे मामले में दखल मत दीजिए। नीचे पहुंचकर मैंने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। उल्टा उसने मुझे कार में धक्का देकर बैठा दिया। मैं घबरा गया। तुम? ऐसा तो नहीं। वो बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। मैं चुप हो गया। कार स्कूल की तरफ जा रही थी। मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसने कार एक विला के सामने रोक दी। वो ठंडे चेहरे के साथ मुझे कार से नीचे खींच लाई। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे पछतावा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा ही हिसाब करने वाली हो। कार से उतरते ही मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। इज्जत की परवाह नहीं की, जान ज्यादा जरूरी थी। मैं सीधे उसके पैरों से लिपट गया और बोला, मिस शेन, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी मां ने जो पैसे दिए थे मैं सब लौटा दूंगा। बस मुझे छोड़ दो। मैं आगे से तुम्हारी नजरों के सामने भी नहीं आऊंगा। ये सुनकर वो और भी चिढ़ गई। उसने मुझे घसीटकर घर के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। मर भी जाता फिर भी अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने एक एक करके मेरी उंगलियां छुड़ा दी। मैं डरा भी हुआ था और गुस्से में भी। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी सेवा की, अब तुम इतनी बेरहम कैसे हो गई? उसने दांत भींचकर कहा, तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती? पहले मेरे पास कौन आया था? मैंने बेशर्मी से कहा, तो तुम चाहती क्या हो? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पल के लालच की वजह से शेन बुयू मुझे जबरदस्ती सोफे पर बैठा देगी। वो सामने बैठ गई। उसका चेहरा बेहद उदास और ठंडा था। शुरू में मैं उससे रहम की भीख मांगता रहा, बाद में उसे गालियां भी देने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। इस तरह हम दोनों पूरी दोपहर एक दूसरे को देखते रहे। आखिर में मुझसे नहीं सहा गया और मैं सोफे पर ही सो गया। जब मेरी आंख खुली, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था, लेकिन वो अब भी वहीं बैठी थी। पता नहीं क्या सोच रही थी। मैंने थोड़ा हिलने की कोशिश की, फिर अपने हाथ पैरों की तरफ देखा जो गिफ्ट बैग की रस्सियों से बंधे हुए थे। तुम मुझे कब तक ऐसे रखोगी? मुझे वॉशरूम जाना है। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम अभी अपराधी हो और फिर भी मांग कर रहे हो? मैं तुरंत नाराज हो गया। तो तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ क्या? मैं हर दिन तुम्हारे लिए भाग दौड़ करता था, तुम्हारी रूममेट्स की भी सेवा करता था। मैं पहले ही कह चुका हूं कि पैसे लौटा दूंगा। लगता है ये पैसे मेरे नसीब में ही नहीं हैं। मुझे उसकी मां की बात याद आई कि उसकी एक छोटी बहन भी है। तभी मुझे लगा कि शायद मैंने शुरुआत से ही गलत लड़की का पीछा किया। अगर उसकी छोटी बहन होती तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। इसलिए मैंने समझाया, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारी जगह तुम्हारी छोटी बहन का पीछा करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ठीक है? अगर तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ तो मैं तुम्हें एक और मील ट्रीट दे दूंगा। जैसे ही छोटी बहन की बात आई, उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। वह खड़ी हुई और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा था। तो मेरी मां सही कह रही थी, तुम सच में सिर्फ पैसों के लिए मेरा पीछा कर रहे थे और असल में तुम मेरी छोटी बहन का पीछा करना चाहते थे। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे सिमट गया।
लेकिन तभी उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। लग रहा था जैसे उसका मूड थोड़ा अच्छा हो गया हो। उसने मेरे बंधन खोल दिए। मैं उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं पाया। रात होने के बाद मैं वॉशरूम से बाहर आया और जाने की तैयारी करने लगा। दरवाजे से निकलने से पहले मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैं चलता हूं, कल तुम्हें क्या खाना है मैं ले आऊंगा, तुम्हारी मां के दिए हुए पैसों से। वो हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने तुम्हें जो दिया है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये पहली बार था जब मैंने उसे मुस्कुराते देखा। मैं हमेशा सोचता था कि उसके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं आते, लेकिन जब वो मुस्कुराई तो वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस उसकी मुस्कान थोड़ी ठंडी थी। यही सोचते हुए मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो फिर बोली, मैं तुम्हारे कन्फेशन को स्वीकार करती हूं। आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। कैसा लगा? सरप्राइज मिला? ये सुनकर मैंने आंखें घुमा ली। मन ही मन बड़बड़ाया, सरप्राइज नहीं, शॉक मिला है। मुझे चुप देखकर वो मेरे पास आई। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, फिर मेरे कान के पास आकर बोली, फांगशु, तुम्हें मुझसे उलझने का पछतावा होगा। यह सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, क्या मैं मना कर सकता हूं? वो बोली, तुम्हें क्या लगता है, या तो यहीं बंद रहो या मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, खुद चुन लो। आखिर में मेरे पास उसका बॉयफ्रेंड बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो इतनी खूबसूरत थी, नुकसान किसका होगा ये अभी कहना मुश्किल था, लेकिन मैंने शेन बायू की बेशर्मी को कम आंका था। कॉलेज लौटने के बाद वो खुलेआम मेरा हाथ पकड़कर हर जगह घूमने लगी। सब लोग हमें देखकर हैरानी और तारीफ भरी नजरों से देखने लगे। अब उसकी मांगें पहले से भी ज्यादा हो गई थीं। जैसे ही मेरी क्लास नहीं होती, वह तुरंत मुझे बुला लेती। शुरू में मैं उसकी परवाह किए बिना लाइब्रेरी में एग्जाम की तैयारी करता था, लेकिन मेरी ये शांति सिर्फ 2 दिन चली। वो सीधे लाइब्रेरी में आकर मुझे ढूंढ लिया। वो नाराज नहीं हुई, बस चुपचाप मुझे देखती रही, लेकिन उसकी ठंडी नजरें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मजबूर होकर कहा, एग्जाम आने वाले हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल दें। उसने सिर हिलाया।